मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्गेज बंधक के प्रावधानों पर चर्चा कर रहा हूँ। बंधक की जब हम बात करते हैं तो इससे मिलती जुलती संकल्पना गिरवी पर आप पिछले वर्ष संविदा अधिनियम में अध्ययन कर चुके हैं। अगर हम बंधक की उत्पत्ति की बात करें तो बंधक जो है वह प्रारंभिक अवस्था में या यूँ कहें प्राचीन विधिक प्रणाली में गिरवी के फॉर्म में ही मौजूद था और उसमें रोमन विधि से इसकी उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। रोमन विधि में तीन तरह के बंधक प्रचलन में थे, जिनमें प्रथम था फिडुसिया, जिसमें फॉरफिट प्रॉपर्टी कर ली जाती थी, जब्ती का अधिकार, जिससे संबंधित यदि हम हिंदू विधि की बात करें तो यहाँ पर सशर्त विक्रय द्वारा बंधक जो है वो प्रचलन में था। इसी तरह दूसरे फॉर्म की बात करें तो पिग्नस जो है इसके रूप में बंधक जो है वो अस्तित्व में आया, जिसमें संपत्ति का आधिपत्य या कब्जा जो है, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो बंधक दार को रखने का अधिकार होता था, जिसे हिंदू विधि में भोग बंधक के समकक्ष हम मान सकते हैं। और अंतिम जो फॉर्मेट बना वो रोमन विधि में हाइपोथिका के रूप में बंधक का विकास हुआ, जिसमें संपत्ति का विक्रय विधि के माध्यम से करवाने का अधिकार बंधकदार को मिला, जो हिंदू विधि में साधारण बंधक के समकक्ष श्रेणी का हम मान सकते हैं। इसके साथ ही मुस्लिम विधि में बाइबिल वफा जो है यह भी एक बंधक का ही फॉर्म है और एकमात्र तरीका जिसमें मुस्लिम ब्याज वसूल कर सकते हैं वह प्रचलन में था। इंग्लैंड में भी, इंग्लिश लॉ में भी गिरवी ही प्रचलन में था और बंधक जो है उसके पश्चात अस्तित्व में आया। यदि हम संपत्ति अंतरण अधिनियम में बंधक की परिभाषा के बारे में चर्चा करें तो धारा 58 में कुल मिलाकर 7 तरह के बंधक को परिभाषित किया गया है, जिनमें बंधक की जो परिभाषा है वह धारा 58 क में दी हुई है, जिसका अवलोकन करने से हमें बंधक के 3 आवश्यक तत्व या शर्तें प्राप्त होती हैं। जिनमें प्रथम है कि जो संपत्ति, स्थावर संपत्ति, अचल संपत्ति बंधक रखी जा रही है वह विनिर्दिष्ट होनी चाहिए, स्पेसिफाइड होनी चाहिए, जिससे उस अचल संपत्ति की पहचान जो है वह सुनिश्चित हो सके। और पहचान सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ब्लू मैप जो है उसको माना जाता है। आप जानते हैं
कि हर अचल संपत्ति का एक नक्शा होता है जो ब्लू कागज़ पे प्रिंट होता है, और उसमें क्लियरली ये मेंशन होता है कि उस अचल संपत्ति के जस्ट या नेक्स्ट चारों दिशाओं में, साउथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, कौन सी अचल संपत्ति या कोई मार्ग है, तो उससे वो अचल संपत्ति स्पेसिफाई और आइडेंटिफाई होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वह है उस अचल संपत्ति में हित का अंतरण होना। यही जो तत्व है वह बंधक को संपत्ति के अन्य अंतरणों से अलग करता है। विक्रय में जहाँ संपत्ति में स्वामित्व का अंतरण होता है, वहीं बंधक में केवल मात्र हित का अंतरण होता है। यहाँ हित का अंतरण से अर्थ है कि यदि बंधक धन तय समय पर नहीं लौटाया गया तो वह अचल संपत्ति के माध्यम से वसूल किया जा सकेगा। तो यह अधिकार का अंतरण हित का अंतरण कहा जाता है। यदि हम केस लॉ की बात करें तो रतनपाल सिंह बनाम कुंवरपाल सिंह का 2001 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसमें यह तय किया गया था कि बंधक के पश्चात भी अचल संपत्ति का स्वामित्व बंधककर्ता में ही बना रहता है। यद्यपि कब्जा जो है वह बंधककर्ता के पास में भी रह सकता है और बंधक के फॉर्म के अनुरूप वह बंधक ग्रहीता को भी दिया जा सकता है। तीसरे आवश्यक तत्व की यदि हम बात करें तो बंधक जो है वह पक्षकारों के आशय पर ही निर्भर करता है। यदि उस अंतरण का उद्देश्य प्रतिभूति के रूप में उस अचल संपत्ति को सिक्योर करना है तो ही वह समव्यवहार बंधक कहलाएगा, अन्यथा वह समव्यवहार बंधक नहीं कहलाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण तत्व है। पिछले वर्ष आप इस पर चर्चा कर भी चुके हैं कि ऋण क्या होता है। तो यहाँ पर जो ऋण से अर्थ है वह विस्तृत अर्थ जो है वो लिया जाता है। न केवल इसमें धन या मुद्रा का लेन देन है, वरन इसमें धन संबंधी जो दायित्व उत्पन्न होते हैं वे भी शामिल किए गए हैं। इसलिए ऋण या धन संबंधी दायित्व को सिक्योर करने के लिए, प्रतिभूत करने के उद्देश्य से यदि उस अचल संपत्ति में हित का अंतरण बंधककर्ता द्वारा किया गया है तो वह समव्यवहार बंधक कहलाता है। यह जो परिभाषा है यह सर्वोत्तम परिभाषा है, ऐसा गोपाल वर्सेस पुरुषोत्तम के बाद में 1883 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तय किया था कि बंधक की परिभाषा धारा 58A से अधिक अच्छी नहीं हो सकती। अब ये जो ऋण दिया जा रहा है यह
धारा 58 क में ही वर्णित है कि वह उधार दी गई अथवा भविष्य में दी जाने वाली धनराशि वर्तमान या भावी ऋण और ऐसा वचनबंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व उत्पन्न होता हो, तीनों में से एक भी यदि है तो वह समव्यवहार बंधक जो है वो कहलाता है। गर्जाराम बनाम नाथू सिंह का विवाद है 1924 का प्रिवी काउंसिल का, जिसमें भी यह तय किया गया था कि जो बंधक धन है उसका अर्थ मूलधन प्लस ब्याज होता है। लेकिन अगर इसके प्रतिकूल कोई संविदा दोनों पक्षकारों ने कर ली है तो केवल मात्र बंधक धन मूलधन को ही माना जाएगा। तो गंगाराम बनाम नाथू सिंह का ये केस है जो प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित किया गया था। इसके बाद यदि हम बात करें तो धारा 58 ख में साधारण बंधक, सादा बंधक, सिंपल मॉर्गेज को परिभाषित किया गया है। साधारण बंधक में एक अधिकार और एडिशनल जो है वो बंधकदार को प्राप्त हो जाता है और बंधकदार को दो अधिकार जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। अगर उस अचल संपत्ति को प्रतिभूत करने के साथ साथ बंधककर्ता अपने आप को व्यक्तिगत रूप से उस धन का प्रतिसंधाय करने के लिए आबद्ध कर लेता है तो वह समव्यवहार साधारण बंधक बन जाता है। अन्यथा बंधक में बंधककर्ता की व्यक्तिगत लायबिलिटी नहीं मानी जाती है और उस पर सिविल सूट फाइल करके ऋण की तरह वसूल करने का अधिकार बंधकदार को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर बंधककर्ता व्यक्तिगत दायित्व ले लेता है तो बंधकदार को दोनों अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। सिविल वाद ऋण की तरह वसूल करने हेतु दायर करने का अधिकार जो सामान्यतः 6 वर्ष तक मान्य माना जाता है और न्यायालय के माध्यम से संपत्ति को विक्रय करवाकर बंधक धन वसूल करने का अधिकार जो सामान्यतः 12 वर्ष तक परिसीमा अवधि मानी जाती है। तो ये दोनों अधिकार साधारण बंधक में जो है वो बंधकदार को प्राप्त हो जाते हैं। मथाई वर्सेस जोसेफ का 2014 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय है इस संदर्भ में, जिसमें यह तय किया गया था कि यदि बंधक ग्रहीता अवयस्क होगा तो ऐसा समव्यवहार जो है वो शून्य माना जाएगा। इसी के साथ यदि हम बात करें एक और फॉर्म की बंधक की तो वह है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, जो धारा 58 ग में परिभाषित किया गया है। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, तो नाम से ही जाहिर है कि एक दृश्यमान बनावटी या दिखावटी विक्रय किया जाता है और बंधक करने का मूल उद्देश्य रखते हुए
यह दस्तावेज तैयार किया जाता है कि अगर तय दिनांक को बंधककर्ता धन अदा कर देता है तो वह समयवार शून्य हो जाएगा, किंतु यदि बंधकदार को तय समय पर बंधक धन संदाय नहीं होता है तो यह जो दृश्यमान विक्रय है वो पूर्ण विक्रय में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह समयवार जो है वो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक कहलाता है। किंतु ये जो दोनों शर्तें हैं, बंधक होने की और विक्रय होने की, ये दोनों शर्तें उस दस्तावेज में अटूट संबंध रखने वाली होनी चाहिए। अगर इन शर्तों में आपस में कोई लिंक नहीं रह जाएगा तो ये दोनों बातें अलग अलग हो जाएंगी और फिर ये समयवार जो है वो बंधक नहीं माना जाएगा। अगर हम केस लॉ की बात करें तो श्याम सिंह वर्सेस दरियाओं का 2014 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, जिसमें यह तय किया गया था कि यदि अलग अलग दस्तावेज हैं तो वहाँ पर धारा 58 जो है वो लागू नहीं की जा सकती और उस समयवार को सशर्त विक्रय द्वारा बंधक नहीं कहा जा सकता। फिर उसे हम पुनः क्रय की शर्त के साथ विक्रय कहेंगे। एक महत्वपूर्ण बात चुनचुन झा वर्सेस इबादत अली का है, जो 1954 में उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया था और उसमें भी इसी संदर्भ की बात कही गई थी और न्यायालय ने तय किया था कि पक्षकारों का जो आशय है वह महत्वपूर्ण होता है कि वह समयवार पुनः क्रय की शर्त के साथ विक्रय किया गया है या सशर्त विक्रय द्वारा बंधक किया गया है। ये दोनों वाद जो है वो आपको अनिवार्य रूप से पढ़ने चाहिए और सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और पुनः क्रय की शर्त के साथ विक्रय, इन दोनों में अंतर आपको समझना चाहिए। तो ये आज हमारी प्रारंभिक चर्चा हुई बंधक के 3 परिभाषाओं पर, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, साधारण बंधक और बंधक के आवश्यक तत्व या शर्तें, और बंधक की रोमन विधि, मुस्लिम विधि और हिंदू विधि में प्रारंभिक या प्राचीन स्वरूप की। अगले वीडियो में हम बंधक की अन्य परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।